नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बा के सिलेबस की, जो पेपर 1 है उसके पार्ट बी के सिलेबस की चर्चा हमें इस वीडियो में करनी है, जिसका संबंध है भूगोल से। दोस्तों, जो खंड बा है उसके सिलेबस को भी 5 इकाइयों में 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। हमें चर्चा करनी है कि हर यूनिट में ज्योग्राफी के किस सेक्शन को पाठ्यक्रम के रूप में डाला गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली यूनिट से। तो दोस्तों, जो पहली यूनिट है उसका संबंध है विश्व के भूगोल से, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा प्रमुख भौतिक लक्षण। इसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना होगा पर्वत का। पर्वत में दोस्तों कैसे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ठीक, पर्वतों के प्रकार क्या होते हैं, बलित पर्वत क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा अलग अलग फ्रेमवर्क या फॉर्मेट में 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के हिसाब से। जो दोस्तों टॉपिक्स होते हैं उनके आधार पर आप पहले से भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों पर्वत के अलावा पठार, मैदान, नदियां, झीलें एवं हिमनद, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा प्रमुख भौतिक लक्षण के अंतर्गत। फिर बारी आएगी प्रमुख भौगोलिक घटनाओं की, जिनमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया एवं चक्रवात, इन सारी चीजों का अध्ययन करना होगा। ज्वालामुखी क्यों आते हैं, किस क्षेत्र में ज्यादा आते हैं, ज्यादा आने का कारण क्या है, अग्निवलय दोस्तों किस एरिया को कहा जाता है, चक्रवात में दोस्तों चक्रवातों के प्रकार, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, सबसे ज्यादा चक्रवात किस पर्टिकुलर क्षेत्र में आते हैं, कौन से चक्रवात ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इन सारे पहलुओं पर आपको चर्चा करनी होगी। सुनामी दोस्तों, सुनामी के बारे में आपको पढ़ना होगा, सुनामी की उत्पत्ति कैसे होती है और किस प्रकार से इसके डायरेक्शन होते रहते हैं। भूकंप की चर्चा आप करेंगे, भूकंप में प्लेट टेक्टोनिक की क्या भूमिका है, इन सारी चीजों पर आपको चर्चा करनी होगी। दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो आपदाओं की चर्चा करनी होगी। अब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो भूकंप है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है, या दोनों में भूकंप आ सकता है, दोनों के कृत्यों के कारण भूकंप आ सकता है। दोस्तों, कृत्य तो हम मानव निर्मित ही कह सकते हैं, प्राकृतिक तो घटनाएं घटित होती हैं, इनको हम कृत्य में नहीं डालेंगे क्योंकि बैलेंसिंग का काम प्रकृति करती है, इस कारण से घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है विश्व की जलवायु की। विश्व की जलवायु में आपको जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव, इन बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी होगी। और दोस्तों, ये जो तीसरी हेडिंग है इसमें आपके 11 मार्कर के प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि पहले 2 टॉपिक से नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। पर्वत के जो निर्माण प्रक्रिया है उसको समझाते हुए प्रमुख पर्वतों का वर्गीकरण को समझाएं, इस प्रकार से 11 मार्कर में बन सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ऋतु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव, यहाँ से साफ साफ समझ में आता है कि यहाँ से जब प्रभाव से संबंधित प्रश्न बनेगा या जलवायु परिवर्तन को समझाते हुए प्रभाव की चर्चा करें, ऐसा कुछ प्रश्न बनेगा तो 11 मार्कर में उसकी पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। उम्मीद है यूनिट 1 में जो सिलेबस है आपको ध्यान रहेगा। सिलेबस ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखें। सिलेबस को नजरअंदाज करके कोई सफल नहीं हो सका है, और दोस्तों बिना सिलेबस के आपका काम होगा नहीं, इस बात को आप गांठ बांध लें। फिर बात करते हैं हम दूसरी यूनिट की, इकाई 2। इसका संबंध है भारत के भूगोल से। इसमें हमें क्या चर्चा करनी होगी, प्रमुख भौतिक स्वरूप, जैसे कि हमने विश्व के स्तर पर देखे तो यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद। दोस्तों, यहाँ पर जो भारत में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद है, इन सबकी हमें चर्चा करनी होगी। किस प्रकार से हिमालय का
उत्पत्ति हुई, इन सारे बिंदुओं पर हमें बात करनी होगी। और दोस्तों जो हमने विश्व के भूगोल में भौतिक लक्षण देखे, उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उनका अध्ययन करना होगा। पर्वत निर्माण कैसे होते हैं, तो पर्वत कहीं पर भी हो, ब्लॉक पर्वत चाहे इंडिया में हो, गलित पर्वत चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं दूसरी जगह पर हो, उसका फॉर्मेशन जो होगा वो एक समान प्रक्रिया से होगा। तो ऊपर दोस्तों भौतिक लक्षणों के रूप में आपको उन चीजों को पढ़ना है, और भारत के भूगोल में आपके लिए भारत में जो पर्वत पठार नदियां हैं उन सारी चीजों की चर्चा करनी है। फिर भारत के भू आकृतिक प्रदेश, इनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। एक साथ सारे प्रदेशों के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो पर्वत पठार मैदान नदियां हैं यूनिट 1 में, उसमें आपको उनका जो फॉर्मेशन है उनको पढ़ने के साथ साथ आपको जो विश्व के एग्जाम्पल हैं, सबसे बड़ा पर्वत पठार नदियां, ये सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। फिर दोस्तों वापस से हम अपना रुख करते हैं यूनिट 2 की ओर। जो तीसरा पॉइंट है वो जलवायु है। तो मानसून की उत्पत्ति स्पेशली भारत के कंटेक्स्ट में, अल नीनो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु एवं ऋतुएं भारत के कंटेक्स्ट में, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, इन सारे बिंदुओं पर आपको अध्ययन करना होगा। फिर प्राकृतिक संसाधन एवं उनके उपयोग के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें जल, मृदा, वन, शैल एवं खनिज संसाधन प्रमुख हैं। फिर बारी आती है जनसंख्या की। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, इन सभी पहलुओं को टच करते हुए आपको अध्ययन करना होगा। विश्लेषणात्मक तुलनात्मक अध्ययन आपको करना होगा, क्योंकि काफी सारे प्रश्न आते हैं। तो फैक्ट थोड़ी ना पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर स्टेट का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, या भारत का जनसंख्या घनत्व किस राज्य कितना है। तो ऐसे प्रश्न 3 मार्कर में पूछ लेंगे। 11 मार्कर की हम बात करें तो फिर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिसिस बेस्ड मूल्यांकन परक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि क्या कारण है कि भारत में जो पश्चिमी क्षेत्र है, मालवा का रीजन है, वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जबकि पूर्वी साइड जनसंख्या का घनत्व कम है। इस प्रकार से दोस्तों मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है, और सेम कंडीशन होगी जब भारत के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको बताऊं किस प्रकार से इन टॉपिक्स से आपके सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में। इसी प्रकार से साक्षरता से, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के आधार पर भी बन सकते हैं। प्रवासन के कारण, क्या कारण है, कैसे रोक सकते हैं, अपने सुझाव बताएं, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। इन सारे बिंदुओं पर इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। फिर बारी आती है खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योगों की, फूड प्रोसेसिंग एवं उससे संबंधित या उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उनकी। अब खाद्य प्रसंस्करण की क्या संभावनाएं हैं, इसका क्या महत्व है, आप बताएं। खाद्य प्रसंस्करण होता है तो उसका महत्व किस रूप में है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी होगी। खाद्य जो पदार्थ होते हैं, प्रिजर्वेटिव की सहायता से लंबे समय तक हम उनका उपयोग कर पाते हैं। इस प्रकार से चीजें आपको लिखनी होगी। उद्योगों का स्थानीयकरण, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उद्योगों का लगातार विकास हो रहा है, क्या कारण है कि बाकी क्षेत्रों में इसका विकास नहीं हो पा रहा है, क्या बंदरगाहों से जुड़ाव, ये सारे जो बिंदु हैं इन सब का अध्ययन आपको करना होगा। उद्योगों के स्थानीयकरण इस वाले टॉपिक में। फिर उद्योगों की आपूर्ति एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं। दोस्तों पूर्ववर्ती आवश्यकताएं वे प्रोडक्ट बनाने के पहले की, अग्रवर्ती आवश्यकताएं वे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की। फिर दोस्तों मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। इन सब टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा यूनिट 2 के अंतर्गत। फिर बारी आती है यूनिट 3 की। इसमें स्पेशली मध्य प्रदेश के भूगोल को आपको पढ़ना होगा, जिसमें प्रमुख भू आकारिकी जियोमॉर्फिक प्रदेश जैसे कि नर्मदा घाटी, मालवा पठार के विशेष संदर्भ में आपको अध्ययन करना होगा। फिर प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु का मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में आपको अध्ययन करना होगा। इसके बाद मृदा, इसमें मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्करण के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, इन सभी बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी होगी। आपको चिंता नहीं करनी है, भविष्य में जब हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे होंगे तो हम भी इन टॉपिक्स पर अपने हिसाब से तैयारी करने का प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसमें खनिजों के प्रकार, वितरण एवं उसके उपयोग के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर प्रमुख उद्योग, इसमें कृषि उत्पाद,
वन एवं खनिज आधारित उद्योगों की चर्चा करनी होगी। कृषि के संबंध में वनों की जो उद्योग हैं और खनिज आधारित उद्योग, इन तीनों आधार पर आपको उद्योगों की चर्चा करनी होगी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों की क्या संभावनाएं हैं और प्रमुख वन आधारित उद्योगों की चर्चा करें, तो आपको फिर बताना होगा किस किस प्रकार के उद्योग मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो वनों पर आधारित हैं। उनके एग्जाम्पल्स आपको लिखने होंगे, उनकी लोकेशन आपको लिखनी होगी, ताकि आपका जो आंसर है उसमें प्रामाणिकता बढ़ जाए। ठीक है। फिर राज्य की जनजातियां, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशेष संबंध में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में कौन सी 3 जनजातियां शामिल होती हैं? कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर दें। फिर बारी आती है यूनिट 4 की, जिसका संबंध है जल एवं आपदा प्रबंधन से। तो सबसे पहले पेयजल, इसके संबंध में आपको पढ़ना होगा। पेयजल की आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण एवं जल की गुणवत्ता का प्रबंधन। दोस्तों, इजराइल मॉडल की आप चर्चा कर सकते हैं। समुद्र के खारे पानी को भी पीने योग्य पानी में उन्होंने तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इन सारे एग्जाम्पल्स को लिखना होगा। क्या कारण है जल की अशुद्धि के, गुणवत्ता पूर्वक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जल आपूर्ति के बारे में आपको चीजें देखनी होंगी। फिर भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन। तो दोस्तों, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसी कौन सी आपदाएं हैं जो प्राकृतिक हैं, ऐसी कौन सी आपदाएं हैं जो मानव निर्मित हैं, उनके एग्जाम्पल भी बताएं। और 1-2 आपदा ऐसी बताएं जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार से हो सकती हैं। फिर बारी आती है सामुदायिक योजना की, जिसमें संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता, इन सारी चीजों का आपको अध्ययन करना होगा। किसके अंतर्गत? सामुदायिक योजना के अंतर्गत। फिर बारी आएगी यूनिट 5 की। दोस्तों, जो भी चीज आपको समझ नहीं आती कि सर जो ये टॉपिक है आपने बताया तो लेकिन हम समझ नहीं पाए, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमने कमेंट सेक्शन में कमेंट को रिप्लाई करने का एक नया तरीका निकाला है। हम वीडियो के माध्यम से आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करते हैं जितने संभव हो सकते हैं। यदि कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारे कमेंट हो गए और कमेंट का जो वीडियो 1 घंटे से ऊपर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक जाने लगेगा, तो फिर हम सिलेक्टेड कमेंट को रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है जो रिपीटेड कमेंट होंगे उनको हम हटा देंगे। जिसका एक बार आंसर दिया जा चुका है उसको हम सीधा बोलेंगे इसका आंसर दिया जा चुका है। इस प्रकार से हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो आप भी अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश नहीं, 5वीं यूनिट में क्या है? भूगोल की आधुनिक टेक्निक, जैसे कि सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रिमोट सेंसिंग के घटक, उपग्रह के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, व्यवहारिक उपयोग भी हम लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि जो ये विद्यार्थी है वो अपनी आंखें खुली रखता है और व्यवहारिक समझ इसकी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब आप जॉब में आ जाएंगे तो आपकी व्यवहारिक समझ बहुत मायने रखेगी वहां पर। ठीक है। फिर दोस्तों, GIS अर्थात भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसके घटक एवं उपयोग के बारे में आपको चर्चा करनी होगी। GPS अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग के बारे में आपको चर्चा करनी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो पेपर 1 का पार्ट 2 है उसकी चर्चा हमने विस्तार से करी। क्या उसमें सिलेबस शामिल है? अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेपर 2 पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में। तो तब तक आपको बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करनी है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।